Assalamu alaikum. I hope you all will be fine. So we were discussing Ode to Autumn by John Keats and we were on the second stanza. So in the first stanza, John Keats ने progression of the autumn season को explain किया हुआ है कि किस तरह से एक process start होता है, crops harvest की जाती हैं और सारी चीज़ें last video में हम discuss कर चुके हैं. In the next stanza, John Keats ने personify किया हुआ है autumn season को women के साथ. यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा ऐसे metaphors और personifications आएंगी जिससे हमें ये साफ पता लगेगा कि उसने ऑटम सीज़न को कह ही दिया कि इट इज़ अ फीमेल. सारी चीज़ें उसने फीमेल को सामने रखते हुए उसने ऑटम सीज़न को डिफ़ाइन किया. सो हेयर इज़ द सेकंड स्टैंजा. लेट्स सी कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो कि हमने पढ़नी है. इन दिस स्टैंजा द पोएट पर्सोनिफाइज ऑटम एज अ वुमन. थिंग्स लाइक हार्वेस्टिंग, विनोइंग, gleaning, reaping and cider pressing happens in autumn in England but in summer in subcontinent. The crops and fruits must have to collect and harvest in autumn because direct after autumn winter comes and everything is freezed due to heavy snowfall and severe climate change. अब मैंने पहले फर्स्ट वीडियो में मैंने ये बात की थी कि जॉन कीट्स ने ऑटम को ही क्यों सेलेक्ट किया है. वो स्प्रिंग चूज़ कर सकता था, समर विंटर सीजन्स को चूज़ कर सकता था, लेकिन उसने ऑटम को ही क्यों उसने चूज़ किया. इसकी मेन रीज़न ये है कि ऑटम सीज़न में ही वहाँ पर क्रॉप्स हार्वेस्ट की जाती हैं, वहीं पर ही क्रॉप्स रीप की जाती हैं. सारे काम जो कि हमारे मुल्कों में सब कॉन्टिनेंट में समर सीज़न में या स्प्रिंग सीज़न में होते हैं वहाँ पर ऑटम में किए जाते हैं. इस वजह से ऑटम सीज़न को बहुत अच्छा और बहुत खूबसूरत समझा जाता है क्योंकि ऑटम के फ़ौरन बाद जब सर्दी आती है, विंटर सीज़न आता है तो बहुत शदीद स्नोफॉल स्टार्ट हो जाती है जिसकी वजह से सब कुछ फ्रीज़ हो जाता है. और वी ऑल नो कि इंग्लैंड में बहुत स्वेयर स्नो फॉलिंग होती है. So, in this stanza, the poet beautifully used many literary devices and described different aspects of autumn season by comparing it with a woman. It is all about the time after a harvest. अब हुआ ये था कि फर्स्ट स्टैंजा में हार्वेस्ट से पहले जितने प्रोसेसेस थे वो सारे एक्सप्लेन किए गए थे, बट इन द सेकेंड स्टैंजा यहाँ पर हार्वेस्ट के बाद की सारी चीज़ें डिस्कस की हुई हैं. सो लेट्स स्टार्ट इट. हु हैथ नॉट सीन दी ऑफ एमिड दाई स्टोर. इसके अगर हम लफ्जी माने देखें तो साफ साफ ये पता लग रहा है कि किसने तुम्हें नहीं देखा होगा एक स्टोर के दरमियान में बैठे हुए. लेकिन यहाँ पर कीट्स रिटर्न्स टू द पर्सोनिफिकेशन ऑफ स्प्रिंग. अब वो पूछता है, बड़ा ही एक सवाल के सेंस में, क्वेश्चन के सेंस में कीट्स बात कर रहा है कि किसने तुम्हें नहीं देखा होगा, किसने तुम्हें नहीं दूर से पहचाना होगा कि तुम एक स्टोर के दरमियान में बैठी हुई हो. यहाँ पर स्टोर का मतलब वो घरों वाला स्टोर नहीं है. यहाँ पर स्टोर का मतलब है स्टोर ऑफ फ्रूट्स, नट्स, यानी कि जहाँ पर वो क्रॉप थी वहाँ पर अब जो फ्रूट्स, नट्स और बाकी जो राइपन वेजिटेबल्स वगैरह हैं उसके दरमियान में तुम बैठी हो, किसने तुम्हें नहीं देखा होगा. जो स्टोर का वर्ड है वो यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है अबंडेंस ऑफ क्रॉप्स. एंड यू माइट थिंक ऑफ अ बार्न और अ ग्रेन सिलो फिल्ड विद द मोस्ट रीसेंट हार्वेस्ट. नेक्स्ट लाइन है, समटाइम्स whoever seeks abroad may find three sitting careless on a greenery floor. यहाँ पर इसके जो लाइन का हम देखते हैं सरफेस मीनिंग जो है वो ये है कि अगर कोई कंट्री साइड से गुजरता हुआ चले तो वो देखेगा, बड़ा ही वो क्लियरली तुम्हें देख सकता है कि तुम ग्रीनरी फ्लोर पर बड़े ही केयरलेसली पुरसकून तरीके से बैठी हुई हो. अब यहाँ पर वो हमें बता रहा है कि हमें कैसे पता लगेगा कि अब ऑटम सीजन है. ही इज़ गोइंग टू टेल अस हाउ टू फाइंड ऑटम नाउ. यहाँ बात आ गई, उसने ऑटम की हमें दे दिया है कि ऑटम इज़ लाइक दिस. All anyone has to do is travel through the countryside, hitting up every granary buildings where large amounts of harvested grain are kept cool and dry, until you find autumn sitting on the floor of one of them. अब यहाँ पर ना एक बड़ी उसने बात कर दी है कि अब जैसा कि मैंने बताया सेकंड स्टैंजा में उसने हार्वेस्टिंग के बाद के सिनेरियो को डिफाइन किया हुआ है. तो अब इसका हम कैसे मतलब निकाल सकते हैं कि ऑटम सीज़न है, ग्रेन्स हमारे पास जो हैं वो कट हो चुके हैं, हार्वेस्ट हो चुके हैं, हमारी क्रॉप हार्वेस्ट हो चुकी है. अब उस जगह पर ऑटम जो है उसने जिसको फीमेल से पर्सोनिफाई किया कि फॉर एग्जांपल फीमेल इज़ ऑटम, वो बैठी हुई है ग्रेनरी फ्लोर पे. ग्रेनरी फ्लोर यहाँ जहाँ पे अनाज इकट्ठा किया जाता है, और वो सुकून से केयरलेसली बैठी हुई है, और अगर कोई बाहर से गुजरे तो वो देख सकेगा कि तुम कितने पुरसकून और केयरलेस तरीके से वहाँ पर बैठी हुई हो, क्योंकि अब ऑटम का कोई काम नहीं है क्योंकि उसका तो जो क्रॉप्स थी वो हार्वेस्ट हो चुकी हैं. सो now that the grain has been harvested, autumn doesn't have a care in the world. जो मैंने बात अभी की, the work for this season is done. काम उसका हो चुका है. We get a picture of calm, serenity और tranquility, कि वहाँ पर हमें बहुत सुकून मिलता है. And here abroad means widely or through the countryside और across the land rather than in foreign country. यहाँ पर abroad का मीनिंग ये नहीं है कि आप बाहर की कंट्री से आके देख रहे हो या जो हम मीनिंग लेते हैं कॉमनली. So
हेयर इज़ द पिक्चर ऑफ ग्रीनरी, जैसा कि मैंने बताया, जहाँ पर हम लोग ये सारी क्रॉप्स वगैरह को काटने के बाद, हार्वेस्ट करने के बाद इकट्ठा करते हैं. दैट्स प्लेस इज़ कॉल्ड ग्रीनरी. सो डाई हेयर सॉफ्ट लिफ्टेड बाय द विनोइंग विंड. अब यहाँ पर तो पक्का कंफर्म हो गया ना कि बात ही उसने वुमेन की है. बेसिकली जितना भी यूरोपियन हम पढ़ें पोइट्री, वहाँ पर ऑटम सीज़न को या कोई भी सीज़न हो उसको फीमेल से पर्सोनीफाई किया जाता है. लेकिन यहाँ पर जो हेयर लिफ्टेड का वर्ड यूज़ किया है ना कीट्स ने, वो तो कंफर्म बात हो गई है कि अब बात ही वुमेन की हो रही है, क्योंकि हेयर्स तो वुमेन के ही लिफ्ट होते हैं. फ्रॉम दिस लाइन वी विल क्लियरली गेस दैट ऑटम इज अ वुमेन, not only because seasons were traditionally personified as female in European art, but also because the poet has used the word lifted here, which demonstrates a woman. अब winnowing का क्या मतलब होता है? The word winnowing is perfect here because to winnow in form, speak means to separate grain. विनोइंग का मतलब होता है कि जब वो ग्रेन्स को काट रहे होते हैं ना, अलग कर रहे होते हैं दानों को उनकी फसल से, उस प्रोसेस को विनोइंग बोलते हैं. In centuries past, farmers winnowed their crops by having people beat the harvested crops with large sticks. This action loses the heavier grain and the chaff is light enough that it can be blown anyway, or winnowed in the wind. The place where the grain and the chaff are separated is called the threshing floor. अब ये वो threshing floor है जहाँ पर autumn बैठी है बड़ी calmness के साथ, बड़े सुकून के साथ. This is the floor where autumn is sitting. Winnowing इस प्रोसेस को बोलते हैं कि जहाँ पर एयर की डायरेक्शन होती है ना, तो जब वो दाने निकाल रहे होते हैं, ग्रेन्स को निकाल रहे होते हैं, तो हवा इस रुख में चल के, तो जहाँ जहाँ आवाज़ आ रही होती है, जॉन केट्स इज सेइंग कि तुम्हारे जो हेयर है वो उस साइड पे लिफ्ट कर रहा है. और ऑन अ हाफ रीप्ड फरो साउंड asleep, drowsed with the fume of poppies while thy hook spares the next swath and its all twined flowers. अब वो कहते हैं हो सकता है कि ऑटम जो है वो फील्ड की फरो में आराम कर रही हो, आराम से बैठी हो, क्योंकि क्रॉप तो अब हार्वेस्ट हो चुकी है. अब फरो वो खुदाई होती है जहाँ से क्रॉप्स के दरमियान में से पानी गुजरना होता है, उस जगह को बोलते हैं. वो कहता है कि अब वो सुकून से आराम कर रही है. और जो वहाँ पर पॉपीज़ है ना, ये आगे आएंगे, मैं बताती हूँ कि ये एक वो होते हैं, फ्लावर्स होते हैं, ठीक है. ये पॉपीज़ की जो महक है, उसकी फ्यूम है, उससे वो झपकियाँ ले रही है. ड्राउज्ड मीन्स ऊँघना या नींद में जाना, इस सेंस में बोलते हैं. सो वेल, autumn might also be on a furrow of a field that only has partially been harvested. She is taking a nap because darn it, she's earned one. वो क्यों नैप ले रही है? क्योंकि आधी जो फसल है, आधी जो क्रॉप है, वो तो ऑलरेडी हार्वेस्ट हो चुकी है. Furrows are the long undulating hills that you see in fields on the top of which crops grow. The dips in the furrow are used for irrigation. The poet claims that autumn is basically drunk on or intoxicated by the smell of the poppy flowers that she was going to harvest. She lies on the furrow while the hook or sickle that she uses to cut the flowers lies unused. Of course, the smell of the flowers alone could not make someone intoxicated except metaphorically. यहाँ पर भी metaphor इस्तेमाल किया हुआ है बस. पोपी फ्लावर्स ये आपके सामने है. ये बड़े ही खूबसूरत से कलरफुल रेड कलर के फ्लावर्स होते हैं. इनके अंदर एक ड्रग होती है जिसको हम कहते हैं ओपियम. ये नारकोटिक होती है, मींस ये नशावर एक फ्लावर है जिसको अगर हम सूंघें या उसकी स्मेल अगर हम फ्रेगरेंस हमारे तक आए तो ड्राउजीनेस हो जाती है. एंड समटाइम्स लाइक अ ग्लीनर दाउ दोस्ट कीप स्टेरी दाई लेरन हेड अक्रॉस अ ब्रूक. ग्लीनर एक ऐसी मशीन होती है कि जो एंड पे जो छोटे छोटे ग्रेन्स रह जाते हैं ना, उनको थ्रेशिंग प्रोसेस में निकालने के लिए ये मशीन यूज़ होती है. इस तरह की होती है ये मशीन. So, here poet metaphorically compares autumn with a gleaner. Gleaner is a machine which picks out the last stalks of grain that were missed during the threshing process. अब वो कहते हैं लास्ट, ये जो लाइन है, स्टेडी दाई लेडन हेड अक्रॉस अ ब्रूक. ब्रूक यहाँ पर ना रिवर, स्मॉल रिवर से उसने मतलब लिया हुआ है कि जब जो ग्लीनर है वो गुजरता है तो जो ऑटम है वो अपना हेड जो है वो डाउन कर लेती है टू क्रॉस ओवर अ ब्रूक. Autumn puts her head down to cross over a brook just as a gleaner bows its head to look for grains. Her head was laden and overloaded with the weight of bundle of grains. नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट उसको साइडर प्रेस से भी उसको मेटाफर देगा. और बाय अ साइडर प्रेस विद पेशेंट लुक. अब यहाँ पर जॉन कीट्स कह रहा है कि या तो तुम साइडर प्रेस के पास बैठकर बड़ी ही पेशेंट लुक, बड़ी ही सब्र के साथ तुम उसको देखती हो,
दो वॉचेस द लास्ट ओजिंग्स ऑर्स बाय ऑर्स। अब यहाँ पर लास्ट ओजिंग्स ऑर्स बाय ऑर्स का मतलब है कि तुम उस चीज़ को देखती हो, यानी वो जो थिक जूस, जो जूस एप्पल का फॉर एग्जांपल साइडर प्रेस वो मशीन होती है जहाँ से एप्पल या कोई भी हम है फ्रूट उसका हम जूस निकालते हैं, तो ड्रॉप बाय ड्रॉप जो उसका जूस गिर रहा होता है ऑर्स बाय ऑर्स यानी कि घंटों में या जब भी, तो तुम साइडर प्रेस के पास बैठ के बड़े ही गौर और बड़े ही सब्र वाले तरीके से है उसको देखती हो। John Keats says that we can find Autumn at the cider press, where she is totally mesmerized watching the fruit get squeezed into a thick sugary juice. वो कहता है तुम ऑटम को वहां पर भी फाइंड करोगे साइडर प्रेस के साथ, जब वो इतना मेस्मराइज, इतना खोई होती है ये देखने में कि किस तरह फ्रूट से ड्रॉप बाय ड्रॉप हमारे पास जूस आ रहा है। ऑटम हैज़ नथिंग टू डू नाउ वेयर टू बी, क्योंकि अब तो ऑटम को कुछ करना ही नहीं है, क्रॉप्स हार्वेस्ट हो चुकी हैं, तो अब उसने देखना है कि हाउ द थिक जूस और ooze ऑफ द एप्पल कम्स ड्रॉप बाय ड्रॉप। So, the word oozes captures the concentrated sweetness of the season. Cider press इस तरह की एक मशीन होती है that is used for extracting juices from the fruits. अब इस पूरे स्टैंजा में क्या बात की है बेसिकली कि ये बात की है कि अब हार्वेस्ट हो चुकी है क्रॉप्स, अब ऑटम को कुछ भी नहीं करना। अब ऑटम को उसने फीमेल से किया है कि तुम कभी ग्रेनरी फ्लोर पे रेस्ट कर रही हो, कभी तुम नैप ले रही हो फील्ड्स में, फरों में, कभी तुम ब्रुक्स के दरमियान वॉक कर रही हो, और कभी तुम साइडर प्रोसेस देख रही हो बैठकर। So, this stanza describes the period after the harvest, when autumn just hangs out around the granary where harvested grains are kept. Most of the hard work has already been done, and the autumn can just take a nap in the fields, walk across brooks, or watch the making of cider. So, I hope that this stanza is now clear. Last stanza of Autumn. Inshallah, we will discuss it in the next video. Thank you so much.